Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes बच्चों, as you know that कि we have started our journey at TY BCom level for agriculture marketing. अब इस एग्रीकल्चर मार्केटिंग की क्या ज़रूरत है, इसमें हमारी गवर्नमेंट ने कौन से रिसेंट मेजर्स पास किए हैं, उसके लिए किस तरह से एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया गया है, और उसके अलावा एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग क्या है, एग्रीकल्चरल के लिए किस तरह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, और एक इनेबल्ड एनवायरनमेंट क्या है, ये सब हमने वन बाय वन करके देखा। आज इस चैप्टर का आखिरी पार्ट दैट इज़ व्हाट आर द रिसेंट डेवलपमेंट इन द मार्केटिंग, यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग में हमारी गवर्नमेंट ने क्या रिसेंट डेवलपमेंट किया है, that we are going to understand and learn in a very easy way, as you know that simplicity is our main motto. Now हमने इस एग्रीकल्चर मार्केटिंग को बहुत बारीकी से देखा, हर एक एस्पेक्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया कि हमारे किसानों को मार्केटिंग का नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए। जैसे उनके लिए रूरल ग्रामीण भंडारण योजना, यानी उन्हें रूरल वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करना, उसके अलावा उन्हें रेगुलेटेड मार्केट देना, उन्हें प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, बिसाइड विद दैट रीजनेबल रेट पे ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना, और वेरी गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उन्हें प्रोवाइड कर देना, रोडवे रेलवेज़ वाटरवे को इस तरह से बेस्ट वे में कनेक्ट करना ताकि देयर शुड नॉट बी एनी डिले, और उनकी गुड्स जो हैं वो पेरिशेबल गुड्स हैं तो उनको कोई भी डैमेज या स्पॉइल नहीं होना चाहिए। और नॉट ओनली दैट, लेकिन मार्केटिंग का जो नेटवर्क था वो इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, उनको एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर दिया ताकि हर एक एरिया में वो अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ कनेक्ट हो सके और बहुत ही लो प्राइस में उन्हें सप्लाई कर सके। तो एक अच्छा चेन जो था, सप्लाई चेन जो था वो बनने लगा फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। तो ये हम मार्केटिंग में बहुत धीरे धीरे सीखते आए हैं। तो आज हम देखेंगे कि क्या रिसेंट मेजर्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने लिए हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसमें काफ़ी पॉइंट्स फिर से आई विल से दे आर रिपीटेटिव इन नेचर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, इजीली आपको समझ में आएगा। ओनली 6 पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, जिसमें पहला है जब हम रिसेंट मेजर्स की बात करते हैं बच्चों, तो उस रिसेंट मेजर्स में हमारा पहला जो स्टेप है वो है APMC जो एक्ट है। अब APMC क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड मार्केट कमेटी, इसको सेटअप किया गया। अब ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है, इन्होंने पास किया एक एक्ट इन 2003, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसका मेन एम और ऑब्जेक्ट यही था कि बल्क क्वांटिटी में किसानों से हम उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को परचेस करें। उनके हिसाब से उन्होंने क्या किया, हर एक स्टेट को बहुत ही लिबरल उन्होंने फ्रीडम दिया कि आप इस APMC एक्ट को एज पर यूर कन्वीनियंस आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, लेकिन मेन थिंग किसानों को मैक्सिमम सपोर्ट मिलना चाहिए, यानी एक इनेबल्ड एनवायरनमेंट जो है वो हमें उन्हें प्रोवाइड करना है। बिसाइड विथ दैट कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न भी किए गए ताकि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो भी उन्हें मिले, यानी रेम्यूनरेटिव प्राइजेस भी उन्हें मिले, और उसके अलावा क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो हैं वो उन्हें कोऑपरेटिव सेक्टर से, वो उन्हें RRB बैंक से बहुत अच्छी तरह से मिल पाए। और उनका एक ये भी मकसद था कि एक टर्मिनल मार्केट का एक फॉर्मेट फॉलो किया जाए। जब वो बात करते हैं टर्मिनल मार्केट, तो टर्मिनल मार्केट में उनके माइंड में था ये जो APMC जो पूरा का पूरा एक्ट था, उनके माइंड में ये था कि हर जगह पे फार्मर्स के लिए एक हब और फॉर्मेट जो है, हब और स्पोक का फॉर्मेट जो है वो उनके लिए तैयार किया जाए। जब हम बात करते हैं हब, तो हब क्या हो जाता है? एक टर्मिनल मार्केट जहाँ पे बल्क क्वांटिटी में दे विल परचेज देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस।
और जिनको फिर अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं वो यानी स्पोक के फॉर्म में उनसे कनेक्ट किया जाएगा। यानी एक प्रॉपर चेन जो है वो मेंटेन की जाएगी जो स्मूथली हर एक एरिया में, हर एक मार्केट में, ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ आवर कंट्री को कनेक्ट करेगी। और अगर आपकी गुड्स जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उनकी क्वालिटी अच्छी है तो नॉट ओनली इन द डोमेस्टिक लेवल बट हम इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्हें एक्सपोर्ट करेंगे। ये मेन एम था इस पर्टिकुलर APMC एक्ट का कि यानी किसानों को एक प्रॉपर हम एक हब दें, एक मार्केट दें जिसके थ्रू वो अलग अलग जो डिफरेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं यानी स्पोक्स हैं उनसे कनेक्टेड रहें। तो ये एक नया सोच था, यानी किसानों के लिए उन्होंने एक न्यू टेक्निक, एक न्यू टेक्नोलॉजी है वो उन्होंने प्रोवाइड करने की शुरू की। क्योंकि जब वो मेथड बदलेंगे, जब वो तरीका बदलेंगे और नॉट ओनली सिर्फ तरीका बदलेंगे लेकिन अलग अलग मार्केट को उससे कनेक्ट करेंगे ताकि डिफरेंट मार्केट शुड नो कि विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ प्रोड्यूस, फिर उसका ग्रेडिंग क्या है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन क्या है। दे विल कम टू नो ईच एंड एवरी प्रोफाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड ग्रेन्स इन वेरी इजी वे, तो उन्हें इजीली मिलेगा। तो पहला स्टेप था बच्चों दैट इज़ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, APMC यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है दे हैड डेवलप्ड APMC एक्ट। कभी किया था डेवलप बच्चों? 2003 में उन्होंने ये एक्ट बनाया। द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू APMC एक्ट और यूजिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दे ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट अ नेशनल मार्केट। एक बड़ा नेशनल मार्केट जो है इट शुड बी क्रिएटेड फॉर द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ द फार्मर्स फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ताकि उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स, मिडिलमैन जो है, ब्रोकर्स जो हैं वो हमारे डिफरेंट माल प्रैक्टिसेस से हमारे फार्मर्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर सके। और उनका मेन एम ये भी था कि उन्होंने ये APMC ऐप जो है वो बना दिया, एक्ट बना दिया, लेकिन जो हर स्टेट है एज पर देयर ओन जो उनका रिक्वायरमेंट है, एज पर देयर ओन कन्वीनियंट दे कैन मेक सम अल्टरेशन इन दैट। अगर वो कुछ और एक्स्ट्रा जैसे उनको और इजी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर पा रही हैं तो इजीली लोन अवेलेबल कर सकते हैं। और उसके अलावा सपोज़ उन्हें ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना चाहती हैं वो भी एट रीज़नेबल रेट पे, रूरल गोडाउन है वो भी रीज़नेबल रेट्स पे, तो ये सब चीज़ें जो है वो किसानों के लिए प्रोवाइड करनी। तो उनका मेन माइंड में एम था नेशनल मार्केट जो काम करेगा। और ये सजेस्ट किया गया स्पेशली अंडर द APMC एक्ट, ये सजेस्ट कर दिया गया टू हैव अ टर्मिनल मार्केट। जब हम टर्मिनल मार्केट की करते हैं तो एक लार्ज लेवल ऑफ मार्केट, एक ह्यूज लेवल ऑफ मार्केट जिसको हम ऑपरेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हब और स्पोक फॉर्मेट, यानी एक सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए जिसपे हम बल्क लेवल पे परचेज करेंगे। अब बल्क लेवल पे परचेज करेंगे यानी ऑल द मार्केट्स विल बी इंटीग्रेटेड, जहाँ पे बल्क परचेजिंग रहेगी और प्लस किसानों को बेटर रियलाइजेशन रहेगा, यानी उन्हें अच्छे प्राइसेस मिलेगी। और नॉट ओनली दैट, इस टर्मिनल मार्केट का फ़ायदा जो है वो हमारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को रहेगा, यानी उन्हें स्मूथ सप्लाई जो रहेगा वो रॉ मटेरियल का उन्हें मिलता रहेगा। जैसे शुगर इंडस्ट्री है तो उन्हें शुगर केन तो चाहिए ही चाहिए, या ऑयल रिफाइनरीज़ हैं तो उन्हें ऑयल सीड्स चाहिए ही चाहिए, राइस मिल्स हैं उन्हें राइस चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह से उन्हें कनेक्ट करना, जिनका रॉ मटेरियल जो है वो एग्रीकल्चर से आता है, और ऐसी अगर इंडस्ट्रीज़ हैं तो ऐसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए इस तरह के मार्केट की सोच रखना और उन्हें कनेक्ट करना लाइक हब एंड द डिफरेंट स्पोक मेथड से, ये सोच एक नई टेक्नोलॉजी थी। और ये एफर्ट जो था वो APMC एक्ट के थ्रू लिया गया। तो ये काफ़ी जो था वो हमारे फार्मर्स को इन द डिफरेंट स्टेट में काफ़ी सपोर्ट किया। सेकंड पॉइंट, सेकंड जो उन्होंने रिसेंट डेवलपमेंट किया दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं बच्चों? ENAM, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। अब इलेक्ट्रॉनिक बेस जो है
नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है, इसको हमने स्टार्ट किया, लॉन्च किया इन 2016। इसके पीछे मेन पर्पस क्या था, जब हम इलेक्ट्रिकली यानी हर एक प्लेटफॉर्म एक प्रोवाइड करेंगे किसानों को, यानी अलग अलग मार्केट्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं जिसमें दे कैन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, उनको पूरी इंफॉर्मेशन मार्केट की दी जाएगी, सर्वे की इंफॉर्मेशन उनको दी जाएगी, मार्केट का क्या डिमांड है, क्या प्राइसेस है, उनका पूरा इंफॉर्मेशन उनको मिलेगा। तो ये सब जो ई-नैम था, इट वाज स्टार्टेड इन 2016। Why? To promote, to provide the electronic platform which enable the price in the competitive manner। क्योंकि किसानों को हमने अभी अवेयर कर दिया है क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, नाउ दे गॉट द आइडिया अबाउट दैट, प्लस किस तरह से ग्रेडिंग हुई है, क्या उनकी क्वालिटी है, किस तरह से उनको क्वालिटी सर्टिफिकेट मिला है, दे न्यू इट वेरी वेल, और उसके अकॉर्डिंगली दे कैन डिटरमाइन द प्राइस फॉर देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो वो उसका प्राइस इजीली डिसाइड कर सकते हैं। तो ये भी एक बदलाव था, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू उनको कनेक्ट किया गया, एक बेस्ट प्लेटफॉर्म उनको दिया गया ताकि वो हर मार्केट के साथ कनेक्ट रहें। तो ई-नैम वॉज स्टार्टेड इन 2016 टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म एंड इट विल हेल्प, वो किसानों को हेल्प करता है इन डिटरमाइनिंग द प्राइस, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एंड इट विल आल्सो हेल्प द फार्मर्स टू अंडरटेक द ऑनलाइन ट्रेडिंग। जैसे हम बिग बास्केट का ऐड बहुत देखते हैं बच्चों, किस तरह से उन्होंने हर एक कस्टमर को अपने साथ कनेक्ट करके रखा है, किस तरह से फ्रेश जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स जो हैं, वो हम अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो ये ऑनलाइन ट्रेडिंग का ही इम्पैक्ट है। अब इससे क्या होता है इफेक्ट, एक तो कंज्यूमर को रीजनेबल प्राइस पे ये सब चीज़ें मिलती है, प्लस फ्रेश क्वालिटी मिलती है, बेस्ट क्वालिटी मिलती है, और किसानों को भी बहुत बल्क लेवल पे सेल करने की एक अपॉर्चुनिटी अवेल हो जाती है। तो ये सब फायदे हैं ड्यू टू ई-नैम यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी हमने हर जगह उनको इलेक्ट्रॉनिकली सबको कनेक्ट किया हुआ। थर्ड, टू प्रमोट द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर यानी CSA, ये भी एक हमने जो कोशिश किया है वो फार्मर्स की हमारी स्ट्रेटजी को चेंज करने की कोशिश की है। जो ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनको रिफॉर्म की ज़रूरत है। हमने क्या कहा, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्योंकि आजकल ना इकोनॉमी में काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। तो जब बदलाव हो रहे हैं तो किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जैसा क्लाइमेट वैसी स्ट्रैटेजी, वैसा ही आपको वो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है या कमोडिटी है वो आपको प्रोड्यूस करनी है। आप क्लाइमेट देखो, आप देखो इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आप देखो कि क्या क्या क्वालिटी है आपके सॉइल की, क्या क्लाइमेट जो है अवेलेबल है। यू विल सी दैट ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो आपके सॉइल की हेल्थ क्या है, फिर सॉइल हेल्थ कार्ड्स जो हैं वो उन्हें प्रोवाइडेड किए जाते हैं, फिर उसी हिसाब से फर्टिलाइज़र्स उनको प्रोवाइडेड किए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स उन्हें प्रोवाइडेड किए जाते हैं, या उन्हें गाइडेंस दिया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि आप किस तरह से मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हो। जैसा जैसा क्लाइमेट है आप अपने क्रॉप को बदलते जाओ, रोटेट करते जाओ। तो ये सब नॉलेज जो है आजकल हमारे किसानों को ज़्यादा दिया जाता है बाय ट्रेनिंग, एंड वी विल ट्राई टू टीच देम द स्मार्ट एग्रीकल्चर की स्ट्रेटजी। हम उन्हें स्मार्ट जो एग्रीकल्चर की स्ट्रेटजीज हैं वो सिखाते हैं ताकि वो क्लाइमेट से अपने आप को अडेप्टेबिलिटी करते रहें। जैसा क्लाइमेट रहेगा वैस तरह का जो कमोडिटी है, उस तरह का एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उसको हम ग्रो करेंगे या कल्टीवेट करेंगे। तो जनरली इस स्मार्ट तरीके से फ़ायदा क्या होता है बच्चों, नंबर 1, इट विल इंश्योर द फूड सिक्योरिटी इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बदल रहा है, लेकिन किसान भी इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को बदल रहा है। जैसा क्लाइमेट उसने अपना क्या किया, कमोडिटी बदल दिया। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, तो फूड सिक्योरिटी जो रहेगा यानी देयर शुड नॉट बी एनी शॉर्टेज। तो पहला रहेगा इट विल इंश्योर द फूड सिक्योरिटी इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट। सेकंड रहता है इट विल हेल्प द फार्मर्स टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी
प्रोडक्टिविटी बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ी, बट नेचुरल किसानों की इनकम तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। थर्ड, इट इज़ अडॉप्टिंग, मतलब हमारे किसानों को सिखाया जाता है कैसे हम नए तरीके अडॉप्ट कर सकते हैं। अडॉप्टिंग एंड एडजस्टमेंट टू द क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कैसे हमें बदलना है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस जो एमिशन हो रही हैं उन्हें हमें रिड्यूस करना है। तो वो हमें उन्हें सिखाना है, उसकी वजह से किस तरह से हम रेमेडियल मेजर्स ले सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को उस क्लाइमेट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे न्यू जो हमारे फर्टिलाइज़र्स हैं ऑर्गेनिक वो हम यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ये सब नए तरीके अंडर स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो क्लाइमेट के साथ हम एडजस्ट करके किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है to make them aware with the new techniques so that adoption and the adjustment to the climate change with the environmental change they can easily understand, वो easily समझ पाएँ। तो ये आजकल बहुत ज़रूरी है कि किसानों को ये सब नॉलेज दिया जाए, अदरवाइज what they are following the old and traditional methods, तो इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी जो है वो अफेक्टेड रहती है और प्लस क्वालिटी भी अफेक्टेड रहती है। लेकिन अभी सिखाया जाता है आपके सॉइल में विच तरह यानी विच टाइप ऑफ हेल्थ इज़ अवेलेबल, किस तरह के प्रोड्यूस को कमोडिटी को वो ज़्यादा सूटेबल है, ट्राई टू कल्टिवेट दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। अगर आपका सॉइल शुगर केन के लिए बहुत अच्छा है, राइस के लिए बहुत अच्छा है, गो फॉर दैट। और जैसे ही मानसून सीज़न कंप्लीट हो जाता है, अभी आपके पास वाटर अवेलेबिलिटी कम है, तो फिर दे विल बी सजेस्ट कि अभी इस ड्राई सीजन में आप किस तरह का कमोडिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हो। जब इस तरह की स्ट्रेटेजी को किसान समझने लगेगा ना बच्चों, तो दैट इज़ कॉल्ड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर यानी CSA। तो ये भी रिसेंट मेजर्स हैं जो हम किसानों को बाय ट्रेनिंग वी विल ट्राई टू मेक देम अवेयर अबाउट द लेटेस्ट स्ट्रैटेजी या लेटेस्ट टेक्निक्स। नेक्स्ट है ई-कॉमर्स इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब ये तो बहुत पॉपुलर है, यू नो दैट आजकल इलेक्ट्रॉनिक जब मीडिया का ज़माना है तो ई कॉमर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को क्यों पीछे छोड़ें, एग्रीकल्चर मार्केटिंग को क्यों नहीं हम सपोर्ट करें। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को ई कॉमर्स की वजह से हमने काफ़ी जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड किया है। तो आजकल रिसेंटली भी ऑब्जर्व्ड कि ई कॉमर्स जो है it is play a very important role for agriculture marketing. Especially हम देखते हैं it is useful to both consumer and producer. Producers को different buyers जो हैं वो मिल जाते हैं, buyers को different producers और consumers उनकी varieties वो मिल जाती हैं, तो different alternative choices मिल जाते हैं। और उसके अलावा जो बीच में मिडल मैन हैं, ब्रोकर्स हैं, उनकी चेन गायब हो जाती है। इससे फ़ायदा क्या है, जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें अच्छे प्राइस मिलते हैं और जो बायर है वो पे करता है कम प्राइस, क्योंकि बीच का ब्रोकरेज जो है वो गायब हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो ये फ़ायदा है। तो ई कॉमर्स से जुड़ने की वजह से, और आजकल ये ई कॉमर्स का बेनिफिट आप बच्चों से ज़्यादा कौन जान सकता है, तो ई कॉमर्स का बेनिफिट हर एक को मिलता है। तो इसका बेनिफिट हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग को भी मिलना चाहिए, क्योंकि इसका बेनिफिट प्रोड्यूसर यानी फार्मर्स को भी हेल्पफुल है और कंज्यूमर्स को भी हेल्पफुल है। दोनों को वो इंटीग्रेट करता है और दोनों को वो बेनिफिट दिलाता है। हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी बेटर प्राइसेस मिलती है और कंज्यूमर जो है उसको लो प्राइस मिलता है, क्योंकि बीच की कमीशन जो है वो गायब हो जाती है। तो वी आर आल्सो हैप्पी, फार्मर्स आर आल्सो हैप्पी, बोथ आर हैप्पी। तो ये ई कॉमर्स का सबसे बड़ा पावरफुल इम्पैक्ट है। सेकेंड है इट अवॉइड द चेन ऑफ मिडल मैन। ये हमारे मिडल मैन के चेन को एलिमिनेट कर देता है, गायब कर देता है। थर्ड है इट ट्रांसफर द बेनिफिट्स टू द कंज्यूमर एट लो प्राइस, यानी कस्टमर को बहुत कम प्राइस जो है वो पे करनी पड़ती है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर के साथ जुड़ा हुआ। तो इसलिए उसने ना होलसेलर को पकड़ा है, ना डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ा है, ना ब्रोकर को पकड़ा है, जिसको वो काफ़ी कमीशन और ब्रोकरेज देता रहता है। तो ये पूरा बेनिफिट किसको ट्रांसफ़र होगा बच्चों, पूरा अल्टीमेट कंज्यूमर को होगा। तो वो यार अल्टीमेटली पे अ लो प्राइस।
तो ये है हमारा ई कॉमर्स का बेनिफिट जो रिसेंटली हम ऑब्जर्व करते हैं इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, दैट इज डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम। अब हमारे हमेशा जितने भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट के मेजर्स लिए जाते हैं, उनका मेन एम और ऑब्जेक्ट ये रहता है टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स। और स्पेशली आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये एफर्ट्स लिया कि बाय 2022 आवर मेन एम इज़ टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स। हम चाहते हैं कि हमारे फार्मर्स का इनकम बढ़े, और ना सिर्फ वो बढ़े लेकिन डबल इनकम हो। और उस डबल इनकम के लिए ही हमेशा हर जगह पे नंबर 1 उनके लिए रूरल गोडाउन की फैसिलिटी स्टार्ट की गई। नंबर 2 उनको एक अच्छा नेटवर्क ऑफ रोडवे, रेलवे और वाटरवेज दिया गया। नंबर 3 उन्हें रेगुलेटेड मार्केट जो है वो कंस्ट्रक्टेड करके दिए गए, जिसको हमने कहा कि APMC कमेटी के अंदर उनके लिए एक टर्मिनल मार्केट जो है वो दिए गए, जो ऑन द फॉर्मेट ऑफ हब एंड स्पोक पे काम करेंगे। काफ़ी चैनल्स रहेंगे, बहुत सारे कलेक्टिव एजेंट जो हैं उनके साथ कनेक्टेड रहेंगे, डिफरेंट मार्केट्स विल बी कलेक्टेड विथ देम। तो इस तरह से उन्हें सपोर्ट किया जाएगा। नॉट ओनली दैट, किसानों को इंश्योरेंस दिया जाएगा। भाई सपोज़ कभी भी ऐसा होता है कि ड्यू टू फ्लड आता है, ड्राउट आता है, अर्थक्वेक आता है, कुछ प्रॉब्लम भी आया तो रिस्क उनकी कवर रहती है। सॉइल हेल्थ कार्ड है वो उनको प्रोवाइडेड होता है। नॉट ओनली दैट बट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी उनको इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करना, क्योंकि हमारा ये मेन एम है कि जितना हम किसानों को वाटर सप्लाई दे सकते हैं तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जितना पानी हम उन्हें प्रोवाइड दे सकते हैं बाय इरिगेशन फैसिलिटी, क्रॉप बढ़ेगा। और जब ये सब फैसिलिटीज़ हम उन किसानों को देंगे, प्लस मार्केट भी अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, फंड्स अवेलेबल हैं, तो बस किसानों के लिए उनका यही चीज़ें जो है एक इनेबल्ड एनवायरनमेंट बच्चों हमने किया था, ये उन्हें एक बहुत ही सपोर्टिव एनवायरनमेंट देता है। इससे किसानों की इनकम क्या होगी, बढ़ेगी, और ना सिर्फ बढ़ेगी बट इट विल डबल देयर इनकम, वो उनकी इनकम को डबल कर देगा। यही मेन मकसद है हमारे इस चैप्टर का, दैट इज़ एग्रीकल्चर मार्केटिंग का। हमें किसानों की यानी हमारे देश का जो अन्नदाता है उसकी लेवल, उसके इकोनॉमिक पावर को हमें बढ़ाना है, ताकि वो इकोनॉमिकली और सोशली इम्प्रूव हो, वो अपग्रेड हो, वो बढ़े, और वो भी हमारे जैसे हम अर्बन एरियाज़ में अपनी इनकम को बढ़ाते हैं, वी आल्सो ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि वो भी एजुकेट हो, उसे भी न्यू टेक्निक, न्यू टेक्नोलॉजी से अवेयर किया जाए, उन्हें भी वो सब फैसिलिटीज़ मिले और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमाए। तो उसे अपने खून पसीने का बेटर प्राइसेस मिलना चाहिए in the form of doubling of the farmers income. So government has launched many scheme for that. गवर्नमेंट ने हमेशा कोशिश किया है, जैसे मैंने कहा सॉइल हेल्थ कार्ड है, या हमने अभी अभी कहा ई नेम यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, या ई कॉमर्स से हमने उनको जोड़ा हुआ है, या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी इरिगेशन फैसिलिटी। और फार्मर्स को तो आपको मालूम है इरिगेशन के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी रहती है वो भी उन्हें फ्री में दिया जाता है। तो PMKSY जो योजना है ये भी किसानों के लिए प्रोवाइडेड होती है। तो इस तरह का काम जो है वो हमेशा किसानों के इनकम को बढ़ाता है, क्योंकि उनकी क्वालिटी, उनकी प्रोडक्टिविटी हमेशा इम्प्रूव होती है। ओके बच्चों, नाउ लास्ट पॉइंट वो है मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट ऑफ 2018। अब 2018 में जो हमारा ये मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था, जिसे हम कहते हैं MCF एक्ट, इसको हम कहते हैं MCF एक्ट, ये जो है एक्ट प्रिपेयर किया था, यानी मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट प्रिपेयर किया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको प्रिपेयर किया था। ये मॉडल कॉन्ट्रैक्ट आजकल, जैसे मैंने इनेबल्ड एनवायरनमेंट में ये पॉइंट डिस्कस किया था, क्योंकि आजकल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या है, हमारे किसानों को बहुत सी फैसिलिटी,
चाहे वो मार्केटिंग की फैसिलिटी हो वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू दी जाती है, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट हो वो भी उन्हें प्रोवाइडेड किया जाता है। उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू हम हमेशा उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कहा था पतंजलि है, जैसे हमने कहा था डाबर कंपनी है, बैद्यनाथ कंपनी है, दे आर मोस्टली यूजिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। यहाँ नॉट ओनली दैट, यानी हमने बहुत बार देखा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जो बड़े बड़े बिग बिजनेसेस हाउसेस हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को इंटीग्रेट कर देते हैं विद फार्मर्स के साथ। क्यों? देखो फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा? नंबर वन, जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं उन्हें ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत रहती है, और ख़ास करके अगर वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है तो उन्हें कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस रॉ मटेरियल मिलेगा तो उनका प्रोडक्शन विल बी कंटिन्यू, कोई ब्रेक नहीं आएगा और उनका प्रोडक्शन चलता जाएगा, और प्लस बेटर प्राइसेस मिलेंगे किसानों को। तो इस तरह से उनके लिए बल्क क्वांटिटी का जो अरेंजमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हो जाता है, और उस बल्क क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए किसानों को जो चाहिए, अच्छे सीड्स, अच्छे फर्टिलाइज़र्स, अच्छे पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन के लिए अगर उन्हें फंड्स चाहिए, इरिगेशन के लिए सपोज़ उन्हें कैपिटल्स के लिए असेट्स चाहिए, उन्हें उनके लिए फंड चाहिए, वो भी उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। तो ये एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट था जो 2018 में बनाया गया टू सपोर्ट द फार्मर्स। अब इस मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अगर हम कुछ फीचर्स देखें बच्चों तो वो क्या थे? नंबर वन, इट ऑलवेज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। वो फार्मर्स को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, उनकी इनकम को हमेशा बढ़ाएगा, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जितने भी एफर्ट्स हैं वो इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। नंबर टू, नो परमानेंट स्ट्रक्चर कैन बी डेवलप्ड ऑन फार्मर्स लैंड। यानी उस कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को या स्पॉन्सर को ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो अपना कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो उस फार्मर की लैंड पे बनाएगा। नो, द लैंड विल बी प्योरली बिलोंग टू अ फार्मर। वो किसान की लैंड है, वो किसान की ही रहेगी। वो सिर्फ उसको फंडिंग कर रहा है, वो उसको मार्केट प्रोवाइड कर रहा है, वो उसको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दे रहा है, उसके लिए ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। वो पे करेगा और उसकी जो इनकम होगी उसमें वो शेयर लेगा, बट ही विल नॉट कैनॉट स्ट्रक्चर परमानेंट स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ट करेगा ऑन द किसान की लैंड। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो नो परमानेंट स्ट्रक्चर कैन बी डेवलप्ड ऑन फार्मर्स का लैंड। ज़मीनें किसान की ही रहेगी, वही मालिक रहेगा। नंबर थ्री, नो राइट, कोई हक नहीं है या टाइटल ऑफ इंटरेस्ट कि वो उसके कॉन्ट्रैक्ट जिसने किया उसके नाम पे वो ट्रांसफ़र होगा, ऑफ लैंड शैल बी गिवन टू अ स्पॉन्सर। यानी जो उसका स्पॉन्सर है, जो कंपनी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जो उसको फंडिंग कर रही है, जो मार्केटिंग सपोर्ट दे रहा है, जो एग्रीकल्चर सपोर्ट दे रहा है, ऐसा कोई भी उसको कोई राइट या टाइटल ऑफ इंटरेस्ट रिगार्डिंग द लैंड विल बी गिवन टू दैट। मैंने पहले ही कहा लैंड किसकी रहेगी बच्चों? किसानों की ही रहेगी। ये हक उनको दिया जाएगा। तो देखो क्लियरली दिया गया था, यानी प्योरली फॉर द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर। मैंने पहली पॉइंट यही कही, इट ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। वो फार्मर्स को हर तरह से प्रोटेक्ट करेगा, सेफ करेगा, यानी सेफगार्ड करेगा। फोर्थ, नो राइट या टाइटल ऑफ ओनरशिप या पोजीशन, ना उसको ओनरशिप मिलेगी ना उसको पोजीशन मिलेगी। किसको? टू बी गिवन टू अ स्पॉन्सर, यानी जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया है उस स्पॉन्सर को कोई भी पोजीशन और ओनरशिप का राइट नहीं दिया जाएगा। देन फिफ्थ, इट विल प्रोवाइड द सिंपल डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। मैकेनिज्म नहीं समझ में आया बच्चों तो सिस्टम। नो, प्रोवाइड सिंपल डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म यानी सिस्टम एट लोएस्ट लेवल विथ क्विक रिजल्ट्स। यानी इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो पूरे एग्रीमेंट्स किए जाएंगे उसमें अगर सपोज़ कभी ऐसा होता है कि कुछ डिस्प्यूट अराइज हो गया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो उसके लिए जल्दी उनको सेटलमेंट इस तरह से उनके क्लॉज को सेटल किया गया है कि विद इन फ्यू डेज उनको क्विक जो है वो उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा। यानी फार्मर का नुकसान नहीं होना चाहिए, उनके गुड्स को ईजिली जो है वो एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट स्पॉन्सर को दिया जाएगा और उनकी जो प्राइसेस है वो फार्मर्स को
पे की जाएगी। तो इसके लिए हमेशा टू प्रोवाइड सिंपल और डिस्प्यूट सेटलमेंट, कोई भी डिस्प्यूट अगर होता भी है, ह्यूमन बींग्स हैं, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो समझो कुछ हुआ तो आपको क्विकली उन्हें रिजॉल्व करके देना है। नेक्स्ट, टू प्रमोट द फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी FPOs, क्या बनानी है? फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, उनकी ऑर्गेनाइजेशन बनानी। इससे क्या होता है मालूम है? इससे ये रहता है कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके पास लैंड अवेलेबिलिटी कम है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाए। इससे क्या होता है? कोऑपरेटिव फार्मिंग हम पढ़ चुके हैं बच्चों, तो कोऑपरेटिव फार्मिंग है, कोऑपरेटिव प्रोडक्शन है, और आप जब कोऑपरेटिव फार्मिंग करते हो तो उसी बेसिस पे आप कोऑपरेटिव सेल भी कर सकते हो, तो ये फ़ायदा रहेगा। इसके लिए उन्होंने क्या कहा, इस एक्ट के अंदर उन्होंने क्या किया? टू प्रमोट फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी FPOs, या फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज आप बनाओ, यानी सभी स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उन्हें मिला के आप उन्हें कंपनी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। क्यों? टू हेल्प द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ताकि उनको भी हम मैक्सिमम एडवांटेजेस प्रोवाइड कर पाएँ, उन्हें भी बेटर प्राइस रियलाइज्ड हो सके, वो भी आराम से सब स्मॉल फार्मर्स आपस में मिल के एक कोऑपरेटिव फार्मिंग करें और फिर बल्क क्वांटिटी में कॉन्ट्रैक्ट करके किसी भी कंपनीज़ को जो रॉ मटेरियल है वो स्मूथली सप्लाई कर सके, तो वो भी हमारे बिग चेन का एक हिस्सा बने, यानी हमारे टर्मिनल मार्केट का एक स्पोक बन सके, यानी डिफरेंट मार्केट को वो अपने साथ कनेक्ट कर सके, तो ये बनना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट है इंश्योरिंग द बाइंग ऑफ एंटायर प्री एग्रीड क्वांटिटी ऑफ वन या मोर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी उन्हें बताया गया कि हार्वेस्ट के बाद जो उनका एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है या मोर देन वन प्रोड्यूस है, वो जो उन्होंने प्री एग्रीड प्राइस पे जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसी प्राइस पे उन्हें परचेज करना है, वही प्राइस किसानों को देनी है, बाद में देयर शुड नॉट बी एनी चेंजेस। इससे क्या होगा? ये हो गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों याद है हमने पढ़ा था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसानों के रिस्क मिनिमाइज करता है, रिस्क मैनेज करने में मदद करता है और प्लस डिसाइड कर देता है एडवांस में कि उन्हें इतने बेटर प्राइसेस मिलेंगे, तो ये किसानों के लिए बहुत अच्छा होता है। क्या कहा हमने? इट विल इंश्योर द बाइंग ऑफ एंटायर प्री एग्रीड क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी हमने आपसे एग्री किया था उतना ही उन्हें मिलेगा, या वन या मोर देन वन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो भी था वो सब डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसे वो परचेज करेंगे, बाय करेंगे, और जो भी उनका प्री एग्रीड प्राइस है वो आफ्टर हार्वेस्ट वो उनको पे करेंगे। तो इस तरह के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का भी हिस्सा बन सकते हैं फार्मर, और उनकी ट्रेनिंग जो है वो किसानों को दी जाती है। लास्ट पॉइंट, लास्ट फीचर इसका दैट इज मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, वो ये है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग टू बी द आउटसाइड इन द एम्बिट ऑफ, यानी एक्सटेंड ऑफ इन द एरिया ऑफ या स्कोप ऑफ APMC एक्ट। उनसे उनको थोड़ा बाहर रखा जाएगा, यानी वो चाहें तो वो अपने हिसाब से किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो MCF एक्ट है यानी मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है 2018 का, इसका मेन एम ये था किसानों को मैक्सिमम सपोर्ट करना, उनके लिए एक बेटर इनेबल्ड एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करना, उन्हें हर तरह के मार्केटिंग की फैसिलिटीज़ देना, उसके रिलेटेड उन्हें लोन्स चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, कम्युनिकेशंस चाहिए या रेगुलेटेड मार्केट चाहिए, उन सब फैसिलिटीज़ को उन्हें अवेल करवाना, उन्हें प्रोवाइड करना, ताकि हमारे किसानों की इनकम क्या होनी चाहिए बच्चों? डबल होनी चाहिए। तो ये है रीसेंट डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसमें हमने कितनी पॉइंट्स पढ़ी बच्चों? सिर्फ 6 पॉइंट्स है। आप खाली हेडिंग ध्यान रखना, आप इजीली लिख पाओगे। पहला था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी APMC, जो एक्ट बना 2003 में।
जिसका मेन काम ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट विथ यूजिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दे विल ट्राई टू क्रिएट अ बिग नेशनल मार्केट फॉर द फार्मर्स। उनके लिए एक बड़ा रेगुलेटेड मार्केट जो है हर जगह प्रोवाइड करेगा, जो काम करेगा, ऑपरेट करेगा ऑन द बेस लाइक फॉर्मेट ऑफ हब एंड द स्पोक। एंड देन इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई नेम, यानी हमारे जो फार्मर्स हैं वो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सके, जैसे मैंने कहा बिग बास्केट। देन टू प्रमोट द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, जैसा क्लाइमेट, जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, किसानों को भी सिखाना है आप भी अपने आप को वैसे चेंज करो, वैसे एग्रीकल्चर कमोडिटी को चेंज करो, ताकि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, ताकि ना सिर्फ वो डोमेस्टिक सेल कर पाए बट एक्सपोर्ट भी बढ़ा सके, तो उनकी जो इनकम है उसको हम बढ़ा सकते हैं। देन ई कॉमर्स का सपोर्ट जो है वो हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग को दिया गया, ताकि हमारे जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स हैं उन्हें हम कनेक्ट कर सकें, और इससे क्या होगा, हमारे पूरे जो मिडिल मैन की चेन है वो अवॉइड हो जाएगी और हमारे कंज्यूमर्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ लो प्राइसेस। और डबलिंग द फार्मर्स का इनकम बाय द 2002, यानी बहुत सी स्कीम जैसे सॉयल हेल्थ कार्ड है, ई नेम है, या हमने देखा कि इस तरह से आपके लिए APMC का एक्ट है, या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इन सब के थ्रू, या किसान क्रेडिट कार्ड है वो उन्हें प्रोवाइड किया गया। तो हर तरह की फैसिलिटी फार्मर्स को प्रोवाइड किया गया। देन अपार्ट फ्रॉम दैट मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018, जिसमें हमने देखा किसानों के इंटरेस्ट को बचाया गया, उन्हें क्या किया गया, उन्हें इंटीग्रेट किया गया फार्मर्स को विथ द बल्क परचेजर यानी बड़े बड़े कंपनीज के साथ, सो दैट दे विल रियलाइज द बेटर प्राइसेस। और प्लस जो स्मूथ फ्लो है ऑल द रॉ मटेरियल्स, इन्वेंट्रीज का जो पूरा स्टॉक है वो स्मूथली जो है वो प्रोवाइड हो सके बहुत सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को। इस मॉडल को प्रिपेयर किसने किया बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स के वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। उनका मेन मकसद क्या था, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। नो परमानेंट स्ट्रक्चर कैन बी डेवलप्ड ऑन द फार्मर्स लैंड, उस पर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी है वो उस पर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं लगाए कि ये जो पूरा लैंड है वो इस कंपनी का है। नो, वो उससे सिर्फ गुड्स परचेज कर रहा है, वो सिर्फ उस गुड्स से रिलेटेड है, ना कि वो किसानों की लैंड पे अपना हक जमा सकता है। नो राइट टाइटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन लैंड शैल बी गिवन टू स्पॉन्सर, यानी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को कोई हक नहीं दिया जाएगा। नो राइट या टाइटल ऑफ ओनरशिप या possession should be given to sponsor in the contract farming. To provide simple dispute settlement mechanism at the lower level for the quick results, उन्हें जल्दी उनके सेटलमेंट यानी कोई भी डिस्प्यूट हुआ है तो सेटलमेंट करके उन्हें देना है, ताकि किसानों को कोई भी डिले नहीं होना चाहिए और उन्हें बेटर प्राइसेस मिलने चाहिए। और उसके अलावा हमें प्रमोट करना है FPOs या FPCs, यानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कहें या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहें, ताकि स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उन्हें भी मदद मिले। और उसके अलावा बाइंग ऑफ एंटायर प्री एग्री क्वांटिटी ऑफ 1 या मोर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मस्ट बी इन द आउटसाइड इन द स्कोप या एरिया ऑफ द APMC एक्ट। अब बच्चों मैंने आपको इधर 8 पॉइंट्स बताए, आप इसमें से कोई भी 4-5 पॉइंट्स लिख सकते हो, नॉट नेसेसरी यू लर्न ऑल, you understand it but you can write any 4-5, that is more than enough। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को आप TY BCom लेवल पे बहुत इजीली जो है वो कर सकते हो, यानी APMC एक्ट से लेके आप न्यू मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तक ऑल द पॉइंट्स यू कैन राइट इट, लेकिन जो आपको ईजी लगे आप कर सकते हो। तो ये है ऑल रिसेंट डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जो मैंने बहुत ही ईजिली अपने नोट्स में आपको प्रोवाइड किया है। सो यस माय डियर स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.